बाबूजी, बूंदाबांदी तो अभी भी हो रही है। होटल है एक छोटा सा, पर 10 कोस दूर होगा। अंधेरे में इतनी दूर जाना बिना किसी गाड़ी के तो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा होगा अगर आप यहीं रुक जाओ बाबूजी। मेरा छोटा सा घर आपके रहने लायक तो नहीं है, मगर इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। भूख के मारे बहाल रितिका को न चाह कर भी ढाबे वाले की बीवी का बना खाना खाना पड़ा। उस छोटे से कमरे में किस तरह रात गुजारी, अमर व रितिका की जिंदगी का शायद ये सबसे बुरा अनुभव रहा होगा। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियां 7.4 को प्ले से सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। दिन भर माया की महिमा का गुणगान करती, पैसे के पीछे भागती हुजूम में कहीं वो भी शामिल न हो जाए, डर लगता था अमर को। किसने कितने मकान बनवाए हैं, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, अपने आसपास की भीड़ का सदा इसी हिसाब किताब को तोड़ते जोड़ते देखता है अमर। मगर इस सब से अमर को बहुत ग्लानि होती है। उसका मन कुछ और ही सोचता है। सोचता है कि क्यों कुछ लोग इतने अमीर हैं और कुछ इतने गरीब। ऐसा क्यों होता है कि एक गरीब जितना धन अगर पूरी उम्र में भी अर्जित नहीं कर पाता, वहीं उससे अधिक एक अमीर मिनटों में खर्च कर देता है। क्यों किसी घर के बच्चे भूखे सोते हैं। अमर एक अच्छे खाते पीते संस्कारी परिवार का लाडला बेटा है। विचारों में वह अपने उम्र के बच्चों से काफी अलग रहा है। सदा दूसरों की, खासतौर से गरीबों की भलाई के बारे में सोचता, उनके लिए कुछ कर पाए, इन्हीं विचारों में उसका बचपन बीता। लगन से स्कूली पढ़ाई करके एमबीबीएस में दाखिला मिल गया। फिर एमडी की पढ़ाई पूरी करके सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी। गरीब मरीजों को वह बहुत प्यार से देखता, उन्हें पूरा वक्त देता। अपने काम से उसे काफी तसल्ली मिलती कि वह गरीब और लाचार लोगों की किसी तरह से ही सही मदद तो कर रहा है। फिर भी समाज के भिन्न वर्गों की असमानता उसे कहीं न कहीं व्यथित करती रहती ही। पता नहीं क्या सोचता रहता था वह हमेशा। काश ऐसा कर पाता, काश वैसा कर पाता। सभी के सुख की कामना, समाज में समानता हो, इसकी कामना उसे रहती। इधर घर के लोग उसकी शादी के पीछे लगे हैं, मगर उसका मन शादी को न था, बल्कि वह तो समाज सेवा करना चाहता था। ये सब उथल पुथल अमर के अंदर ही होती रहती है, मगर बाहर किसी के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रखता था। बस मम्मी पापा जैसा कहें चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करता। वे दोनों और बेटी नम्रता सभी बहुत सज्जन स्वभाव के थे, और अमर का स्वभाव जानते हुए उन्होंने कभी ऐसा कुछ उसके लिए न किया था जो उसके आदर्शों के विपरीत हो। हाँ, छिटपुट रोजमर्रा की बातों में जरूर कुछ विचारों की अनबन हो जाती, पर कोई बड़ा मुद्दा ऐसा न आता जहां कहीं विचारों का गंभीर टकराव हो। फिर घर वालों ने उसके लिए एक लड़की पसंद की, वह थी रितिका। वह एक पढ़ी लिखी, समझदार, हंसमुख और सुंदर लड़की थी। अमर ने उसे देखा और उसका भोला सा चेहरा एक नजर में ही उससे भा गया। फिर घर के सब लोग पहले ही उसे पसंद कर चुके थे, इसलिए भी घर के लोगों का मान रखते हुए न कहने का कोई प्रश्न ही न था। पूरे रीति रिवाज के साथ उन दोनों का विवाह हो गया। रितिका जैसी जीवन साथी पाकर अमर खुश था। इसी बीच अस्पताल के कॉम्प्लेक्स में ही उसे सरकारी घर मिल गया था। उन दोनों की सुविधा देखते हुए अमर के परिवार वालों ने उन दोनों को सरकारी घर में रहने की अनुमति दे दी। जिंदगी मजे से बीतने लगी। रितिका उससे खुशमिजाज स्वभाव की लगी। सदा हंसती खेलती, जिंदगी में विश्वास करती। उसे लगता था कि ऐशोआराम में जिंदगी चलती रहे, खुशी खुशी। इससे ज्यादा जिंदगी का कोई अर्थ नहीं था उसके लिए।
अपनी अपनी जिंदगी के लिए सब खुद जिम्मेदार हैं, हमें क्या लेना देना सबसे, ऐसा सोचती थी वह। अमर जब कभी भी रितिका से समाज की, गरीबों की, देश की दुर्दशा की बात करता तो वह उसे चुप करा देती। अपने को क्या करना ये सोचकर अमर, हमें तो प्रकृति ने सब दिया है ना, हम दोनों खुश हैं ना, ऐसे ही बने रहें बस, और हमें क्या चाहिए। दूसरों के बारे में सोच सोच क्यों दुखी होते हो, मस्त रहा करो बस। धीरे धीरे अमर को लगने लगा कि रितिका के विचार उसके विचारों से बहुत अलग हैं। वह एक आत्मकेंद्रित और दूसरों के लिए संवेदना रहित लड़की है, जिसके लिए अपने और अपनी जरूरतों के आगे जिंदगी का और कोई मतलब नहीं। हाँ, रुपए पैसे के मामले में वह एकदम पक्की थी। भौतिक सुख सुविधा उसे बहुत आनंद देती। वह सदा नए नए कपड़े, गहने, सामान खरीदने में लगी रहती। पूरा घर फर्नीचर और सजावट के सामान से भरा पड़ा था। अलमारियां रितिका के कपड़े इत्यादि से भरी पड़ी थीं, मगर फिर भी उसको नया नया सामान खरीदने का जुनून सवार रहता। वहीं अगर किसी की सहायता के लिए 10 रुपए भी देने पड़ जाए तो वह उसे भारी लगता। खाने के सामान, पुराने कपड़े चाहे तो उठा कर फेंक देती, मगर किसी गरीब को देने में उससे तकलीफ होती। गरीबों से तो उससे न जाने क्या चिढ़ थी। उनके घर के बिल्कुल सामने वाले मकान में मरम्मत का काम चल रहा था। वहां के एक मजदूर की 4 छोटी छोटी बेटियां थीं, जो सारे दिन बाहर सड़क पर घूमती फिरती। लोग उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ देते रहते। अमर के घर के सामने भी वे बड़ी उम्मीद से खड़ी रहती। अमर उन्हें कभी भी कुछ खाने को दे देता। अब उन्हें अमर से कुछ कुछ मांगने की आदत पड़ गई थी। वहीं वे रितिका से डरती थीं। जैसे ही अमर बाहर से आ घर के आगे कार लगाता, उनमें से सबसे छोटी, जो लगभग 5 वर्ष की थी, अमर के पास आ खड़ी हो जाती और धीरे से बोलती, अंकल चिजी। फिर अपनी गोल गोल आंखें ऊपर उठाती, उसे देखती और फिर आंखें नीचे झुका लेती। फिर दोबारा कहती, अंकल चिजी। बाकी 3 उसके पीछे खड़ी रहती। अमर को हंसी आ जाती और वो उन्हें घर में बुलाकर खाने को कुछ दे देता। वहीं रितिका उन्हें देखते ही खींच जाती। अमर पर चिल्लाने लगती कि इन गंदे गंदे बच्चों को घर के अंदर क्यों बुला लिया। अमर रितिका को बहुत समझाता कि गरीब भी इंसान है। हमें आज भगवान ने सब कुछ दिया है, मगर हमें गरीबों से हमदर्दी रखनी चाहिए, उनका दुख दर्द समझना चाहिए। मगर रितिका को ये सब बातें बेकार, फुजूल सी लगती। उसे भारत से बाहर चल कर रहने की भी सलाह देती, अच्छी कमाई के लिए। अमर मन ही मन बहुत दुखी रहता। लगता उसने अपने जीवन के जो कुछ भी लक्ष्य बनाए थे, रितिका की इस सोच के कारण इस जन्म में तो वह उन्हें पूरे नहीं कर पाएगा। बचपन से ही सीधे और शांत स्वभाव का अमर बेचारा कुछ कह भी न पाता, बस मन मसोस कर रह जाता। इसी बीच रितिका का मन उब गया था, बार बार अमर से कहीं बाहर घूमने जाने के लिए जिद करती रहती। उसका मन रखने के लिए अमर ने हफ्ते भर की छुट्टी लेकर घूमने का कार्यक्रम बनाया। खुशी के मारे रितिका ने सारे घर में चहलकदमी मचा दी थी। घूमने जाने की तैयारियां चल रही थीं। उसकी यह खुशी और उत्साह देखकर अमर को भी बहुत अच्छा लग रहा था। कहाँ जाना था, इस पर विचार हुआ, किसी पर्वतीय स्थल पर जाएं या समुद्र किनारे। रितिका पर्वतीय स्थल जाना चाहती और अमर समुद्र किनारे। मगर हमेशा की तरह रितिका की बात पर ही सहमति हुई। अपनी बात मनवाने का रितिका का अंदाज भी अजब होता था। कोई बात शुरू करती तो ऐसे की जैसे वह अमर की पसंद की बात का ख्याल रखती है। अमर बेचारा खुश हो अपनी पसंद बता बैठता, तो उसकी पसंद की बात के इतने नकारात्मक पहलू सामने रख देती कि थकहार अमर को अपनी बात छोड़ उसी की बात माननी पड़ती।
अगले दिन सुबह सुबह पूरी तैयार करके मनाली के लिए कार से निकल पड़े। पूरा रास्ता मस्ती में गुजरा, रुकते रुकाते, खाते पीते और ढेर सारी अगली पिछली बातें करते। रितिका बहुत खुश थी। रोजमर्रा की जिंदगी से निकल उसे बहुत मजा आ रहा था। देर रात तक वे मनाली पहुंच गए। रितिका ने पहले ही सबसे बढ़िया होटल में बुकिंग करा दी थी। होटल महंगा जरूर था पर सभी सुविधाएं मौजूद थीं। रात आराम कर वे लोग अगले दिन घूमने निकल गए। आसपास की सभी जगहें देखते मौजमस्ती में 3 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। रितिका को इस तरह खुश देखकर अमर को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वह सोच रहा था कि रितिका कितनी खुशमिजाज लड़की है, एक अच्छी पत्नी है। बस एक दो बातों को लेकर ही तो उनके विचार नहीं मिलते और इसमें रितिका का क्या कसूर। आज के 95% लोग तो ऐसा ही सोचते हैं। दरअसल अमर की खुद की सोच ही तो आज की पीढ़ी से अलग है, इसलिए वह इसमें रितिका को क्यों दोष दे। और हो सकता है समय के साथ उसकी इस सोच में बदलाव हो जाए। बहुत बढ़िया छुट्टी बिताकर वापसी का समय आ गया। दोनों की सहमति से कुछ एडवेंचर करने का फैसला हुआ और सीधा घर न जा किसी एडवेंचरस टेढ़े रास्ते से वापस चले। सोचा जो एक छुट्टी बची है वह भी अच्छी बीतेगी। वे एक ऐसी वैली में निकल आए जहां बहुत कम लोग जाते हैं। रास्ता भी कुछ खराब सा था मगर वह वैली बहुत खूबसूरत निकली। वहां की खूबसूरती देख अमर को लगा कि उनका उस टेढ़े मेढ़े खराब रास्ते को तय करके वहां आना जैसे सफल हो गया है। खूब मस्ती करके वे लोग वहां से दोपहर तक निकल गए। सोचा रास्ते में कोई अच्छा सा ढाबा मिलेगा तो गर्मा-गर्म खाना खाएंगे। वहां से निकले ही थे कि मौसम अचानक बदल गया और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। खराब पहाड़ी रास्ता और अमर के लिए कार चलाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी धीरे धीरे करके वह कार चलाता रहा। मगर बारिश तूफान बढ़ते ही जा रहे थे। वह थोड़ी सी महफूज जगह देखकर कार रोक कुछ देर बारिश तूफान रुक जाने की प्रतीक्षा करते रहे। मगर बारिश तूफान कहाँ रुकने वाला था। पास में एक छोटा सा ढाबा था, वहां जा बैठ गए। तभी जहां पर कार खड़ी थी वो पहाड़ी खिसक गई और कार देखते ही देखते कहाँ गई पता ही नहीं चला। तेज बारिश की वजह से ढाबे से उठकर वहां जाने की हिम्मत किसी की न थी। इधर ढाबे के आगे की टिन की छत भी ढह गई। ढाबे का मालिक उन्हें अंदर अपने घर के छोटे से कमरे में ले गया। कमरा क्या था, मुश्किल से 6-7 फुट की झुग्गी, वहीं पर घर का सब सामान बिखरा पड़ा था। वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। नाक बंद कर रितिका वहां घुसी और बेमन से उसे अंदर पड़ी टूटी सी खाट पर बैठना पड़ा। कमरे के अंदर ढाबे वाली की बीवी और 3 छोटे बच्चे भी थे। बारिश तूफान ठहरने का इंतजार करते करते शाम के 5 बज चुके थे। भूख के मारे अमर व रितिका दोनों की जान निकली जा रही थी। खाने का कुछ सामान कार में रखा था मगर कार का कुछ पता नहीं। ढाबे वाले का ढाबा छत ढहने से तहस-नहस हो गया है। कमरे के साथ में मुश्किल से 4 फुट की रसोई थी। ढाबे वाली की बीवी उसके लिए चाय बनाने चली गई। रितिका ने झांक कर देखा, रसोई का सामान जमीन पर पड़ा था। काले काले बर्तनों और सामान के ऊपर दौड़ते 2-3 मोटे मोटे चूहे देख उसे कया होने लगी। इतने में ढाबे वाले की बीवी चाय बना लाई, साथ में कुछ बिस्कुट भी थे। रितिका का मन बहुत कच्चा कच्चा हो रहा था मगर भूख तो लगी ही थी। चाय की भी तीव्र इच्छा थी मगर रसोई की हालत देख और टूटे से चाय का प्याला देख उबकाई सी आने लगी। अमर के कहने पर उसने चाय का प्याला तो पकड़ लिया मगर होठों से लगाने का मन ही नहीं हो रहा था। बिस्कुट क्योंकि पैकेट में थे तो खाए जा सकते हैं,
इसलिए एक दो बिस्कुट पैकेट से निकाल खा लिए और पेट को थोड़ी शांति मिली। बाबूजी, आज तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, रात भी हो रही है, यहीं रुक जाओ, ढाबे वाला बोला। भैया, यहाँ तो रुकने की जगह नहीं, तुम्हें मुश्किल होगी। कोई होटल पास में हो तो बताओ, अमर कहने लगा। बाबूजी, बूंदाबांदी तो अभी भी हो रही है। होटल है एक छोटा सा पर 10 कोस दूर होगा। अंधेरे में इतनी दूर जाना बिना किसी गाड़ी के तो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा होगा अगर आप यहीं रुक जाओ बाबूजी। मेरा छोटा सा घर आपके रहने लायक तो नहीं है, मगर इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। भूख के मारे बहाल रितिका को न चाह कर भी ढाबे वाले की बीवी का बना खाना खाना पड़ा। उस छोटे से कमरे में किस तरह रात गुजारी, अमर व रितिका की जिंदगी का शायद ये सबसे बुरा अनुभव रहा होगा। ढाबे वाला, उसकी बीवी, 3 बच्चे, अमर और रितिका। खाट पर ढाबे वाले ने मेहमानों को सुलाया और खुद परिवार सहित जमीन पर। रात भर चूहों की खटर पटर, खरोटों का खरगराहट, बाहर बारिश की टप टप, कभी तेज हवा की चलने की आवाज और कितनी ही तरह की मिलीजुली बदबू। ऑफ, नरक से भी बदतर, रितिका सोच रही थी। किसी तरह सुबह हुई, बारिश रुक गई थी। अमर ने बाहर निकल कर देखा, जहां कार खड़ी थी वह जगह ढह चुकी थी। नीचे गहरी खाई थी। कार का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। आगे की सड़क भी खराब हो गई थी। ढाबे वाले की बीवी ने चाय बना ली थी। चाय पी और अमर रितिका कैसे वापस जाएं, इस बारे में सोच विचार करने लगे। कार के साथ साथ सारा सामान भी चला गया था। बस उनके पास और मोबाइल थे। घर फोन लगाए तो नेटवर्क नहीं मिल रहा था। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ढाबे वाले ने बताया कि एक छोटा सा गांव है 3-4 कोस दूर, मगर वहां ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। छोटा सा टैक्सी स्टैंड करीब 10 कोस दूर है और पुलिस चौकी 4-5 कोस दूर है। हाँ, एक बस स्टैंड है करीब 2 कोस दूर, वहां से लोकल बस पकड़ बड़े बस अड्डे जा सकते हैं। पर उस बारिश में 2 कोस पैदल कैसे जाते? कहाँ फंस गए? मन ही मन रितिका ये सोच रही थी। वे सोच रहे थे कि कोई कार या कोई और गाड़ी आ रही हो तो उसे रोके ताकि यहाँ से निकल आगे का इंतजाम करें। 2 घंटे हो गए मगर कुछ न गुजरा। ढाबे वाला बोला, बाबू साहब आप आराम करो, मैं साइकिल से जा किसी गाड़ी के बारे में पता करता हूँ। अमर ने कहा कि वह भी उसके साथ चलता है। रितिका वहीं इंतजार करे। पुलिस चौकी जा उन्हें पता चला कि 2 जगह लैंडस्लाइड की वजह से दोनों ओर का यातायात बंद कर दिया गया है। चूंकि बीच बीच में कई जगह यात्री फंसे हैं, सो उन्हें निकालने का काम चल रहा है। अभी कुछ इंतजाम के निर्देश नहीं मिले हैं। अमर ने कार गिरने की जगह और सारी जानकारी पुलिस को दे दी। हवलदार ने उन्हें ढाबे वाले के पास रुकने को ही कहा जब तक कि कोई इंतजाम न हो। वापस आ जब अमर ने रितिका को सारी बात बताई तो रितिका का रोना ही छूट गया। क्या करेंगे अमर, अब हम कैसे जाएंगे घर? अमर ने उसे सांत्वना दी। रितिका को रोता देखकर ढाबे वाले की बीवी भी उसे चुप कराने लगी। रोते रोते रितिका को घबराहट सी हो गई और चक्कर आ गए। ढाबे वाली की बीवी देर तक होश आने पर उसके हाथ मलती रही, पांव दबाती रही। उस औरत ने उनके लिए खाना बनाया, बड़े प्यार से खिलाया और कहा, जब तक आप लोगों के जाने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, आप यहीं रहें। पूरा दिन बीत गया। रितिका बार बार अपने पापा को फोन करने की कोशिश कर रही थी पर नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। शाम को फोन लग गया तो उसने घर पर बताया कि वे लोग किस तरह फंस गए हैं। घर के सभी लोगों ने ढांढस बंधाए।
रात जैसे तैसी कटी, सुबह के इंतजार में कि रास्ता साफ हो और कार का कुछ पता चले। अगले दिन दोपहर तक रास्ता साफ होने की खबर मिली, मगर कार का कुछ अता पता नहीं। पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज की ही थी। अमर ने वहां से निकल चलने का तय किया। कपड़े भी 2 दिनों से वही पहने थे। नहाने धोने का भी कुछ इंतजाम न होने से अमर और रितिका की हालत और ज्यादा खराब थी। रितिका की एक सहेली सोलन में रहती है। उसने सोचा सोलन की कोई बस मिल जाए तो क्यों न पहले उसके घर जाकर थोड़ा फ्रेश होकर उससे आगे जाने की मदद ले ली जाए। उसे फोन किया तो पता चला कि वो मुंबई गई है। रितिका इसलिए भी परेशान थी कि घर की चाबी भी कार में रह गई थी और अफरा तफरी में अमर का पर्स भी कहीं गिर गया और बहुत ढूंढने पर भी न मिला। उसकी रिपोर्ट भी अमर ने लिखवा दी क्योंकि उसमें उसके क्रेडिट कार्ड, आई कार्ड, लाइसेंस सब थे। अब रितिका के पास में जो थोड़ा बहुत सामान और कैश था वही उनकी सब संपत्ति थी जिसके सहारे वे घर जा सकते थे। रितिका का क्रेडिट कार्ड कुछ दिनों पहले ब्लॉक हो गया था, उसे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब बस यही रास्ता था कि जो भी बस मिले यहां से निकलकर जैसे तैसे दिल्ली पहुंचे। ढाबे वाले को धन्यवाद कर वे वहां से पैदल बस स्टैंड की ओर निकलने लगे। तब निकलते हुए ढाबे वाली की बीवी ने उनके लिए कागज में लपेटकर 4 पराठे और अचार रख दिया, बिस्कुट के 2 पैकेट भी दिए। विदा लेते हुए ढाबे वाला हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबूजी, हमसे जो बना हम वही कर पाए। अगर कोई गलती हो तो माफ करना। उसे अंदाजा हो गया था कि शायद उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो उसने 500 रुपए का एक नोट देते हुए कहा कि बाबूजी, ये रख लीजिए, काम आएगा। उनका प्रेम और आदर देख इस बार अमर के साथ साथ रितिका की भी आंखें भर आईं। उसने ढाबे वाली की बीवी और बच्चों को गले लगा लिया। इस तरह वे वहां से निकले और किसी तरह बस स्टैंड पहुंचे तो एक भरी हुई बस मिली जो कि शिमला तक जा रही थी। अमर और रितिका उसमें बैठे तो अमर ने रितिका में बहुत बदलाव देखा। अब वह गांव के लोगों से भरी भीड़ वाली बस में नागभान नहीं सिकोड़ रही थी बल्कि बड़े आराम से सफर कर रही थी। यही नहीं, एक छोटा बच्चा जिसकी नाक बह रही थी, जो बस में खड़ा था, उसे रितिका ने अपनी गोद में बिठा लिया था। अमर ने कहा, यह क्या कर रही हो, तुम्हारे कपड़ों में इसकी बहती नाक लग जाएगी तो। रितिका ने कहा, क्यों, क्या वह इंसान नहीं है, बच्चा है, बेचारा कितनी देर से खड़ा है। अमर को हंसी आ गई। रितिका इस हंसी का मतलब समझ रही थी। उसने शर्मा कर अमर के कंधे पर अपना सिर रख दिया। अमर को ये देख मन ही मन बहुत शांति मिली। इस सफर में अपनी कार, पैसे, कीमती सामान जरूर खोकर आ रहा था पर जो लेकर जा रहा था उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसकी जीवन संगिनी उसके विचारों की भी संगिनी बन चुकी थी। कहाँ तो अमर ने सोचा था कि गरीब, दुखी, भूखे, अनपढ़ लोगों के लिए अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा बड़ा काम करेगा जिससे अमीरी और गरीबी की दूरी कम होगी, मगर रितिका तो उसे गरीबों से बहुत दूर रहने को कहती है। उसे तो अमर का सरकारी अस्पताल में काम करना भी पसंद न था। अस्पताल से आते ही अमर को सीधा बाथरूम का रास्ता दिखाती। वह बेचारा नहा कर आता, तब उसे खाना मिलता, वरना कहती, पता नहीं किस किस को देखकर हाथ लगा कर आ रहे हो। घर में आते ही अपने साथ इतनी सारी बदबू लेकर आते हो।